नमस्कार, डॉक्टर सतीश मिश्रा, पीपुल्स प्राइड में आप सबका स्वागत है। आज हमारा बड़ा अहोभाग्य है कि हमारे साथ में एक ऐसा व्यक्ति है, इंसान है जो हर चीज़ों में माहिर है। इनका नाम है श्रीमती कमलेश चौहान। ये लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया से आई हुई हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति के अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन में। तो अच्छा अवसर देखा कि मैं इनसे थोड़ा सा बातचीत भी कर लूं और इन पर मैं बात करूंगा हमारी कल्चर, लैंग्वेज और ट्रेडिशन। ये तीनों चीज़ें एक दूसरे से बड़ी मिक्स करती हैं, ट्रेडिशन भी और लैंग्वेज। उसमें लैंग्वेज भी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है और आपकी बहुत डाइवर्स बैकग्राउंड है, राजस्थान, पंजाब और हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश, फिर अमेरिका। तो इतनी डाइवर्स बैकग्राउंड है, तो ज़रा अपने बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। दरअसल मेरी जो माता श्री सा थी वो कश्मीर से थी और जो मेरे पिता श्री सा थे वो राजस्थान थे, लेकिन हम ज़्यादातर पंजाब में रहे हैं। और मेरे पिताजी कहा करते थे कि ये सूर्यपुत्री है, इसके पाँव में चक्कर है। उसका कारण ये है कि मैंने लखनऊ भी रही हूँ, इंदौर भी रही हूँ, महू भी रही हूँ और भोपाल भी रही हूँ। वाह! तो आपको सभी ये लैंग्वेजेज आती हैं? पंजाबी मैं समझ लेती हूँ, आप जान सकते हैं मेरा एक्सेंट अब पंजाबी हो गया है। पंजाबी मैं बोल लेती हूँ, उर्दू भी बोल लेती हूँ और हिंदी बोल लेती हूँ। कश्मीरी और राजस्थानी जरा जरा। अच्छा, फिर भी बोल तो लेती है। कश्मीरी लैंग्वेज क्या डिफरेंट है हिंदी से? यस। या हिंदुस्तानी से या उर्दू से? ये बहुत अलग है क्योंकि कश्मीरी भाषाएं कई लिपि हैं, कई भाषाओं में हैं, तो इसलिए कश्मीरी लैंग्वेज के बारे में बोलना एक अलग ही अच्छा हो जाएगा। मैंने देखा हुआ है कि आपने बड़ा बहुत काम किया हुआ है, उपन्यास भी लिखे हैं, कविताएं भी लिखी हैं, साथ में घर भी संभालती हैं, बच्चों को भी संभालती हैं और 3-3, 4-4 जगह आपके घर हैं, सब जगह चलती रहती हैं। तो आप ये बताइए कि आपको कविता लिखने का प्रेरणा कहाँ से मिली? बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन मांगा है, क्योंकि कविता मैं बचपन से ही लिखती थी। अक्सर ज़्यादा जो कविता मेरी आई है वो मैं 8th ग्रेड में पढ़ती थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की उस वक़्त मौत हो गई थी। उस वक़्त मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू पर एक कविता लिखी थी, मेरा जवाहर कहाँ है। सुनाइए जरा। ये बहुत देर की लिखी हुई है, फिर भी मैं कोशिश करूँगी। इसमें मैंने ये लिखा था, रास्ते की चलती हुई कलियों ने मुझे पूछा, मेरा जवाहर कहाँ है। वाह वाह वाह। रात के चांद सितारों ने पूछा, मेरा जवाहर कहाँ है। वाह वाह। मैं कहीं भी जाती थी, हर गली से आवाज़ आती थी, मेरा जवाहर कहाँ है। वाह वाह वाह। हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे और भारत को उन्होंने काफ़ी योगदान किया और ट्रेंड भी दिया। और उस समय किस सन की बात है, कुछ याद है आपको? मुझे 8th ग्रेड तो एक तरह का बचपन ही होता है, लेकिन मुझे शुरू से ये था कि हमारे देश के नेता की, ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर की इज्जत करना बच्चे के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। जैसे फैमिली हेड होता है, उसकी इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। फिर राष्ट्र का जो हेड हो उसकी तो इज्जत बहुत ही करना ज़रूरी है। कोई भी हो, उस कुर्सी पे कोई भी बैठा हो, किसी भी पार्टी का हो, तो उसकी इज्जत करना है। बिल्कुल। तो क्योंकि राष्ट्रपिता एक हमारा पिता होता है। अगर हम उसकी इज्जत नहीं करेंगे तो दूसरे देशों में आकर भी हम किसी की इज्जत नहीं कर सकते और हम पर कोई विश्वास नहीं करेगा। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। तो मैं कभी कभी जाता हूँ कि प्रधानमंत्री के इतना धज्जी उड़ाते हैं या किसी और भी नेता के, उनकी इज्जत भी करना, इज्जत ही करना चाहिए। बिल्कुल। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतना कुछ। उसके बाद में आपने कई एक नावल लिखे हुए हैं। नावल लिखने की आपको जागरूकता या इच्छा कब हुई, कैसे हुई? एक्चुअली मैं बचपन में और प्री टीन में बहुत ही लघु कथाएं लिखा करती थी। अच्छा। लेकिन शादी जल्दी हो गई
और शादी के बाद जब मैं अमेरिका आई तो अलग अलग लोगों से मिली। यहाँ पे वातावरण अलग था, लोगों की भाषा गलत थी, गलत नहीं थी, भाषा अलग थी, अलग चाहिए, ठीक है। तो उसको देखते देखते कई चीज़ों को मुझे बहुत परेशानी और हैरानी होती थी कि हम कितने भिन्न हैं इन लोगों से। वहाँ से मैंने अपनी डायरी लिखनी शुरू कर दी। अच्छा। जिसका मैंने नाम रखा था 7 समुंदर पार। वाह वाह वाह। और कुछ सालों के बाद 7 समुंदर पार मेरा उपन्यास, पहला उपन्यास बना। उसके बाद फिर धीरे धीरे कम्युनिटी में इन्वॉल्व हुई तो पता चला कि 70 की बात है, तब वही हाल था औरत का जो कि हम पीछे भारत में सुना करते थे। यहाँ भी कुछ औरतें थी जो कि डोमेस्टिक वायलेंस से डील कर रही थी, लेकिन उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। अभी भी है। अभी डोमेस्टिक वायलेंस का क्या मतलब है आपका? घरेलू का क्या मतलब? मारपीट या मेंटल या वर्बल अब्यूज? देखो, अब्यूज की कोई भाषा नहीं है। अच्छा। कोई आवश्यक नहीं है कि कोई हाथ ही उठा दे। और ये जो अहिंसा है ये केवल औरतों के साथ ही नहीं होती, ये आदमियों के साथ भी होती है। मतलब कि वो भी फील करते हैं कि मैरिटल वायलेंस है या मैरिटल, आई डोंट नो वायलेंस वर्ड यूज करना ठीक है या नहीं, मगर टेंशन तो हो जाता है। देखो, गाली भी एक हिंसा ही है। क्योंकि आप लगातार किसी इंसान को गाली देते रहोगे तो वो एक, उसकी जो अंतर की आत्मा है वो हाथ भी तो उठाएगा। हालांकि किसी हाथ में हाथ उठाना बिल्कुल गलत है, वो तो है, एकदम गलत तो है। और गाली गलोच जो है वहीं से शुरू होती है हिंसा। तो जब वो उन लोगों से मिली तो लोगों ने आकर अपनी कहानी बताई, जिसमें से मेरा ये नावल बना 7 फेरों से धोखा। इसका ये नहीं मतलब है कि धोखा में किसी पति ने अपनी औरत के साथ किसी और औरत के साथ चला गया तो धोखा हो गया, और कोई औरत दूसरे आदमी के साथ चली गई तो धोखा हो गया। धोखा जो हम 7 फेरे लेके कस्में खाते हैं कि हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे, जब वो हिंसा में बदल जाती है तो 7 फेरों से धोखा होता है। या मैंने भी पहले ये सोचा था, देखा टाइटल कि 7 फेरों का धोखा, मतलब बड़ा ही डिवोर्स वगैरह की बात हो गई या लड़ाई की बात हो गई, मगर बहुत ही सुंदर नावल है। इसका अंत भी वही है कि एकदम फैमिली यूनाइट हो जाती है बात करने के बाद। अपने आप से बात करो तो फैमिली को, सबको रियलाइज़ हो जाता है कि मैं ये ठीक नहीं कर रहा था। बिल्कुल। तो ये इसका एंडिंग बहुत ही सुंदर है। ये बुक कहाँ से मिल सकती है? ये बुक एक्चुअली इंडिया से ही मिलती है, लेकिन इसकी मैंने इंग्लिश ट्रांसलेशन कर दी है। अच्छा। क्योंकि बहुत से लोग यहाँ शिकायत कर रहे थे कि हमें हिंदी नहीं आती। ना, बड़ी इंस्पिरेशनल बुक है 7 फेरों से धोखा, बड़ी ही रचनात्मक किताब है। तो मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को 1-2 कविता आप सुना दीजिए। मैं ये कविता भी आपको इसी किताब में ही से ही सुनाऊंगी। नहीं, एक कविता आप रास्ते में सुना रही थी, वो वो सुनाइए। हाँ, मैं वही सुनाऊंगी। भटक कर खुशी कहीं से आ रही है मेरी जिंदगी में, कि उभर रहे हैं अरमान फिर से मेरी जिंदगी में। ये हमारा मतलब हेडिंग है। जिन हसरतों को खाक में मिला दिया था, जिन हसरतों को खाक में मिला दिया था, वे हसरतें बेचैन हो उठी मेरी जिंदगी में। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। डर लग रहा है जालिम जमाने से कि लग ना जाए आग फिर मेरी जिंदगी में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दिल की गहराइयों में मचल रहा है प्यार किसी के लिए, दूर से चिराग जला है मेरी जिंदगी में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कौन सा दर्द जो सीने में उभर रहा है, कौन है वह जो मेरी आंखों में खुमार भर रहा है। ना आंखें बंद होती हैं ना खुली रहती हैं, किसके सपनों में नजरें खोई जा रही हैं। ये दर्द हल्का हल्का, ये बुखार हल्का हल्का, बदन क्यों टूटने लगा है, ये किसके कदमों की आवाज़ आ रही है।
टूटकर जिस्म डूब रहा है किसी की चाहत में, शर्म का पर्दा हल्के हल्के उठता जा रहा है। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो इसमें जो आप बता रही हैं कि खुश रहना और जो भी है उसको अप्रिशिएट करना ही हमारा जीवन है। बिल्कुल। तो उसी तरफ से, और ये भी कि भाई किसी और से हम बहके मत, कि जो ज़माना है बड़ा ख़राब है, किसी और से हम उनकी बातें न सुने, अपने आप से ही आगे बढ़े। हम इंसान हैं। हाँ। और इंसानों की वजह से हालात और वातावरण का असर जरूर होता है। इसलिए इस कहानी में है कि हमको घबराना नहीं चाहिए, समस्याओं से भागकर किसी और का आसरा लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, इन पर क्या असर पड़ता है, जो हम करेंगे वही हमारे बच्चे करेंगे। एकदम सही बात है। एक बात बताइए, जो भाषा, आपकी भाषा बहुत डिफरेंट रही है हर जगह, ये कैसे हमको जोड़ती हैं, कल्चर को कैसे जोड़ती हैं और हमारे ट्रेडिशन से कैसे जोड़ती हैं? वैसे आपने बात तो बहुत अच्छी पूछी है। अगर आप देखिए, मैं आपको पहले पंजाबी की एक बात कहती हूँ कि अमृता प्रीतम एक बहुत बड़ी लेखक थी। उसने एक कविता पंजाबी में लिखी थी, मैं 2 लाइनें ही बोलूँगी। वो क्या थी? अज आखां वारिस शाह नूं किते कबरां विचों बोल ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का फोल। वाह वाह वाह, मैं भी समझ सकता हूँ इसको। एक रोई सी धी पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखां धीआं रोंदियां। वाह वाह वाह, अज लखां धीआं रोंदियां तैनूं वारिस शाह नूं कहन। वाह वाह। ये जो कविता है, आज के माहौल में जो बलात्कार हो रहे हैं उस पे, हिंदी में हो या उर्दू में हो या पंजाबी में हो या भोजपुरी में हो या कश्मीरी में हो, राजस्थानी में हो, ये भाषा ने हमको, पंजाबी की भाषा ने सभी कल्चर से हमें बांध दिया है। तो कोई भी भाषा वो रोल प्ले कर सकती है, स्पेशली कविता के द्वारा या म्यूजिक के द्वारा। ये यूनिवर्सल, आप जो कह रहे हैं यूनिवर्सल है जी। और दूसरी बात जो है कि ट्रेडिशन, अपने रीति रिवाज हमारे लाइफ में काफ़ी रोल प्ले करते हैं और उनसे वो भाषा से ही संबंधित हैं। तो उसके बारे में ज़रा बताइए। ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी, क्योंकि मेरा जो तीसरा नावल है उसका नाम है 7 जन्म के बाद। उसमें मैंने जो मुद्दा उठाया है वो है गोत्र का मुद्दा। अच्छा। क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए। ये गोत्र के पहलू 2 हैं, ये सही भी हैं और गलत भी हैं। लोग इस बात को उठाते हैं कि क्यों गोत्र में शादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसकी समस्या को नहीं समझते, उस रिवाज को नहीं समझते, उसकी सभ्यता को नहीं समझते। गोत्र में शादी इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं माँ का खून और बाप का खून मिलता है, जिसकी वजह से बर्थ डिफेक्ट होते हैं। और आपको मालूम है आज के बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। तो हमारे दर्शकों को आखिरी संदेश तो मैं यही कहूँगी, जो मेरा देश है वो मेरा देश है। अगर आप अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं तो आप अमेरिका की धरती को भी प्यार कर सकते हैं। अगर आप अपनी मातृभूमि को प्यार नहीं करते तो आप अमेरिका को भी कभी प्यार नहीं करेंगे। बहुत ही सुंदर। बहुत आप आए, हमारे दर्शकों के बारे में बोले, इसके साथ रहे, तो हमें बड़ी खुशी हुई। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार।